प्यारे बच्चों, तो आज हम यहाँ पर ईवीएस का चौथी जमात का ईवीएस का सबक नंबर 8 बेशकीमत अनाज के सबक को पूरा पढ़ के जानेंगे और इस सबक के सवाल जवाब भी हल करेंगे। तो चलिए पढ़ के देख लेते हैं कि नाहिद और आमिर दोनों बहन भाई हैं। दोनों को बाजरे की रोटी और मक्खन बेहद पसंद है। मक्खन के अलावा उनकी अम्मी उन्हें रोटी के साथ साथ खाने के लिए दूसरी कई चीजें देती हैं, वो भी उन्हें पसंद है। क्या बच्चों आपको भी बाजरे की रोटी पसंद है? अपनी अम्मी से पूछिए, क्या वो आपको बाजरे की रोटी बना के देती हैं? अब यहाँ पर देखते हैं कि बताइए तो भला, अम्मी नाहिद और आमिर को रोटी के साथ खाने के लिए कौन कौन सी अशिया बनाकर देती होंगी, वो किससे बनती है? नाहिद और आमिर के घर दूसरी अनगिनत गिजाई अशिया होती हैं। ये अशिया घर तक कहाँ से आती हैं? गेहूं, चावल, जवार, दालें, गन्ना, करौंदे, जामुन, बेर, शहद, खारे पानी की मछलियां और नमक, मीठे पानी की मछलियां, सिंगाड़े और मखाने, फल, सब्जी, तरकारी, गोश्त, अंडे, क्या इन सभी को आप खा पाते हैं? हाँ बच्चों बताइए। देखिए तस्वीर में भी देखिए किस तरह से मछली पकड़ी जाती है और पेड़ से हमें कैसे फल फ्रूट मिलते हैं। और ये गन्ना है, यहाँ पर हम लोग चिकन, अंडे, मटन उसका खाते हैं। ये शहद यानी मीठा करके खाने वाली, इस तरह से ये मछली को पकड़ के खाया जाता है। क्या आपने कभी इस तरह से शिकार किया है मछलियों का? अब नाहिद और आमिर के खाने के लिए बैठते हैं तो खाना देते हुए अम्मी हमेशा कहती हैं, जितनी जरूरत हो इतना ही खाना लो, खाना जाए मत करो, यानी खाना फेंकना नहीं होना चाहिए, बस अपनी जरूरत भर का अपनी प्लेट में निकालना होता है ना। तो एक दिन आमिर ने पूछा, अम्मी आप हमेशा रोजाना ऐसा क्यों कहती हैं? अम्मी ने कहा अच्छी चीजें जाए क्यों करें, इसके अलावा जो गिजाई खाने को मिलती हैं वो किस तरह तैयार होती है, इस ताल्लुक से सोचना चाहिए। मैं तुम्हें रोटी की कहानी सुनाती हूँ। तो अम्मी ने क्या किया, रोटी की कहानी सुनाना शुरू किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं अम्मी कैसे बता रही है। मेरे वालिद किसान थे, यानी अम्मी के जो अब्बू थे ना, यानी बच्चों के नाना, वो कौन थे? किसान थे। तो स्कूल की गर्मा की छुट्टियां होती हैं, तो मैं छोटी थी, जब स्कूल की गर्मी की छुट्टी हुआ करती थी तो वो छोटी थी, तब उनके साथ ट्रैक्टर पर बैठकर खेत में जाते थे। उस वक्त खेती की मुशक्कत यानी मेहनत के काम हुआ करते थे। ट्रैक्टर का मुख्तलिफ औजार जोड़कर वालिद खेत के काम करने लगते। पहले खेत में हल चलाते, मिट्टी के ढेले फोड़ते, जमीन की सतह हमवार करते यानी एकदम लेवल कर देते, उसे फसल बोने के लिए तैयार कर देते थे। इसी तरह वो खेती के काम करते थे। देखो तस्वीर में कैसे जमीन को एकदम सही कर रहे हैं ना। अब पहली बारिश होते ही गर्मा की वजह से तपती हुई जमीन से भाप निकलने लगती। जो क्या होता है, जैसे ही पहली बारिश पड़ती है तो जमीन क्या होता है, बहुत गर्म होती है ना, जैसे ही बूंदे पड़ती हैं बस उसमें से एक धुआं टाइप निकलने लगता है। और तब वालिद खेत में बाजरा बोते। कुछ दिनों में बाजरे के पौधे मिट्टी से ऊपर सर निकालते। बाजरे के खेत साथ में घास भी बढ़ती जिसे निकालना पड़ता। इसके लिए वालिद मजदूर लगवाते, मजदूरी का खर्च आता। ये सारे काम खेती करते वक्त करना पड़ता है। देखो क्या क्या वो बता रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह किसान उगाते हैं। कितना मुश्किल काम है ना। अब बारिश के पानी से बाजरे के पौधे तेजी से बढ़ने लगते। आहिस्ता आहिस्ता बाजरे के पौधों को भुट्टे लगना शुरू होते और फिर उसमें दाने भरने लगते। तब परिंदों के झुंड दाने चुगने के लिए आना शुरू हो जाते। तो गोफन होता है ना, जो जानवरों को मारने के लिए रबड़ में लगा के पत्थर उड़ाया जाता है, उसे गोफन कहते हैं। उसे फिराकर परिंदों को उड़ाना पड़ता था। इस तरह से वो परिंदे भागे रहते हैं। गोल रस्सी ऐसा बना के हाथों से गोल गोल घुमाया जाता है इस तरह से, तो वो लकड़ी में बांध के इस तरह से फंदा बना के। अब यहाँ पे देखो, दाने पूरी तरह भरने पर कटाई करना पड़ती। कटाई यानी खेत के पौधे में लगे तमाम भुट्टे काटकर जखीरा करना। बाद में गाहना यानी मलनी करना, उसे मल मल के निकालना और उसाई का अमल करना पड़ता। उसाई यानी जो दाने होते हैं और जो भुट्टे का छिलका बच जाता है उसे अलग करना, इस तरह को उसाई कहते हैं। तब भुट्टे से बाजरे के दाने हासिल होते। तो ये बच्चों इस तरह से किया जाता है। तो नाहिद ने कहा, कटाई मेरी समझ में आ गई, लेकिन गाहना यानी मलनी का करना और उसाई यानी क्या?
अम्मी ने कहा, मैं जैसा कहूँ करके देखो, तब तुम्हारी समझ में आएगा, आगे की कहानी बाद में सुनाती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को ले जाकर कहा कि चलो आधा टोकरी सूखी मूंगफली लीजिए, इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कीजिए। एक हिस्से की मूंगफली के दाने हाथ से छीलकर निकालिए, और हाथ के जरिए फलियां छीलने में कितना वक्त लगा वो भी देखिए। अब दूसरे हिस्से की मूंगफली एक कपड़े की थैली में बांधिए, इस पर बट्टा फिराइए या लकड़ी की जरब लगाइए, लकड़ी से उसको पटक पटक के मारना है। बाद में थैली को खोलकर मूंगफली सूप में डालकर देखिए अब आपको क्या नजर आता है। तो क्या नजर आया बच्चों, बताओ। तो जब उन्होंने मारा तो क्या हो गया, फलियां में से दाने निकल गए, मूंगफली के दानों को ये लोग ये कर रहे हैं ना, तो दाने फलियां अलग हो गई। अब उसाई करने वो जा रहे हैं, यानी दोनों को अलग करने जा रहे हैं। तो आमिर ने कहा, सूप में ली हुई मूंगफली फूट गई है, लेकिन मूंगफलियों में से दाने बाहर निकल आए हैं। अम्मी, ये मूंगफली एक किस्म की मल्ली हो गई। अब मूंगफली को पिछोड़ो और क्या होता है बताओ। नाहिद ने कहा, मूंगफली को पछोड़ने पर फूटी मूंगफली के छिलके सूप में से नीचे गिरते हैं और मूंगफली में से बाहर निकले हुए दाने सूप में ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है अम्मी? छिलके हल्के होते हैं, इसलिए पछोड़ते वक्त वो हवा की वजह से उड़कर दूसरी जानिब गिर जाते हैं, और दाने वजनी होते हैं, इसलिए वो सूप में ही रह जाते हैं। तो पछोड़ते वक्त हुआ क्या, हवा का इस्तेमाल करके दाने और छिलके अलग कर सकते हैं। अब आगे सुनो। मेरे वालिद गहने और उसाई का काम मशीन के जरिए करते थे। मशीन में गहने उसाने का अमल एक ही वक्त में हो जाता। कटाई किए हुए भुट्टे मशीन में डालते हैं और दाने अलग होकर मशीन के बांधे हुए थैले में जमा होते रहते हैं। भुट्टों में मौजूद भूसा और दूसरा कचरा दूर जाकर गिरता है। लेकिन जब मशीन न थी तब गहने के लिए बैलों की मदद लेनी पड़ती थी। उसाई के लिए किसी कदर ऊंचाई जगह पर खड़े रहते। गहना क्या हुआ, अनाज सूप के जरिए जमीन पर छोड़ते, तो हवा की वजह से भूसा और कचरा दोनों दूर जा गिरते और बाजरे के दाने करीब ही गिरते, इनका ढेर लग जाता। मशीन के जरिए किए हुए काम जल्दी होते हैं, लेकिन मेहनत और खर्च तो करना ही पड़ता है। तो क्या आप ये जानते हैं, मशीन ना हो तो गहने के लिए बैलों का इस्तेमाल करते हैं। खेत में इसके लिए एक गोल जगह तैयार करते हैं, इसके खलियान कहते हैं इसको, और इसके मरकज में यानी बीचों बीच में एक खूंटा लगा देते हैं। इससे बैल बांधते हैं और बैल को खूंटे के तरफ गोल गोल घूमते हैं और भुट्टे की इस तरह रखते हैं कि वो बैलों के पैरों के नीचे आए। अब बैल भुट्टों पर चलने लगते हैं और इनके वजन से भुट्टे से दाने बाहर निकल पड़ते हैं। फसल ज्यादा मुकदार में हो तो बड़ा खलियान यानी बड़ा दालान तैयार करते हैं। एक ही वक्त में 2 या 2 से ज्यादा बैल लगाकर मल्ली करते हैं। मल्ली कई दिन जारी रहते हैं। ये काम बैलों के लिए भी मेहनत का ही है। ये देखो गहना हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से ये गाय से पैरों से अनाज निकाला जा रहा है। अब उसाई के बाद हासिल शुदा अनाज थैलों में भरकर रखते हैं। कीड़े ना लगे, चूहे घूस और इसकी बर्बाद ना करे, इसके लिए मुनासिब एहतियात बरतते हैं। घर में जरूरत के हद तक अनाज रखते हैं। बचे हुए थैले गाड़ी में भरकर बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। वहां व्यापारी अनाज खरीदते हैं, तब किसान को उगाते हुए अनाज के पैसे मिलते हैं। आमिर, लेकिन रोटी अभी कहाँ बनी? अम्मी, अरे रोटी की कहानी यही खत्म नहीं होती। व्यापारी जो अनाज खरीदते हैं ना, वो सारे मुल्क में बेचा जाता है। वो ट्रक या मालगाड़ी के जरिए हर जगह पहुंचाया जाता है। इसलिए माल और ट्रक चलाने वालों को मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा नकल व हमल का खर्च भी होता है। अब अनाज के थैले छोटे व्यापारियों के पास पहुंचते हैं। लोग इसके पास से अनाज खरीदते हैं, वो चुनते, साफ करते हैं और इसका आटा पिसवाते हैं। फिर खाना पकाते वक्त आटा देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे पहले खरीदा, फिर उसको साफ सफाई की और फिर पीसने दिया गया। फिर जब पिस गया तो क्या होता है, गूंथते हैं, रोटी बनाकर उसे सेकते हैं। ईंधन के लिए भी खर्च होता ही है, यानी ईंधन आग वगैरह का इस्तेमाल। तब कहीं जाकर नाहिद और आमिर की रकाबी में रोटी आती है। इतने लोगों की कोशिश और मेहनत से गिजा तैयार होती है। क्या ये गिजा जाय करना मुनासिब है? तो इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए ना।
सही है ना। देखो हमने कितना इसका देखा कि कहाँ से अनाज खेत से उगा और फिर उसको किस तरह निकाला गया, फिर कितनी मुशक्कत की गई, मार्केट तक आया, फिर दुकानों में आया, दुकान से हमने खरीदा, हमने उसको घर लाकर साफ सफाई की, उसके बाद मशीन में पिसवाया, उसके बाद उसे गूंधा और फिर गरम यानी आंच पर, यानी कि उसके लिए हमें गैस का चूल्हा या गांव के चूल्हे भी चलते हैं, उसका इस्तेमाल किया, तब जाके हमने रोटी खाने को हमें मिली। तो इसको नुकसान करना चाहिए कि इतनी मेहनत से मिलने वाली चीजों को? नहीं ना बच्चों, कभी मत करिए। हाँ, अनाज ज्यादा प्लेट में लेना ही नहीं चाहिए कि बर्बाद हो। क्या आप जानते हैं कुछ लोगों की ग़िज़ा में सिंगाड़े, मखाने शामिल होते हैं। मीठे पानी में नशोनुमा पाने वाली मखसूस किस्म की दो नबातात से ये हासिल होते हैं। उन्हें जमा करने, साफ करने, सुखाने, जखीरा करने और इनकी नकल व अमल के लिए भी लोगों की मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सिंगाड़े और मखाने की बात हो रही है। आप खाते हो क्या सिंगाड़े? देखो मौसम मौसम में आते हैं, हमेशा नहीं मिलते। तो ये कहाँ उगते हैं? ये मीठे पानी में अपने आप पैदा होते हैं। इसकी खेती पानी के अंदर होती है। मखाने भी पानी के अंदर ही होते हैं, मीठे पानी में। ठीक है। तो दूसरी गिजाई अशिया क्या है? मछलियां पानी से हासिल होती हैं। उन्हें हासिल करने के लिए माहीगीर सख्त मेहनत करते हैं। कुछ लोग जंगल में मिलने वाले आमले, जामुन, करौंदे, बेर जैसे फल जमा करके बेचते हैं। कुछ लोगों के सब्जियों के खेत होते हैं, तो कुछ लोगों के फलों के बाग होते हैं। कुछ लोग मुर्गी पालन या मवेशी पालन का कारोबार करते हैं। ये तमाम लोग अपने कारोबार के लिए खूब मेहनत करते हैं। इनकी कोशिशों से मुख्तलिफ किस्म की गिजाई अशिया हमें मिलती है। इनका जखीरा, नकल व अमल, फरोख्त, इसी तरह इनसे खाने की चीजें तैयार करने में कई लोगों की कोशिशें और मेहनत काम आती है। इस पर खर्च भी होता है। इसलिए हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि गिजा बर्बाद ना होने पाए। हमने क्या सीखा? पहला पॉइंट है कि अपनी गिजा में शामिल चीजें खेत, तालाब, समंदर, जंगल, मवेशी खाने और कई दूसरी जगहों से हासिल होती हैं। दूसरा पॉइंट है कि अनाज की फसल के लिए खेत की तैयारी से लेकर थैलों में भरकर गोदाम में जखीरा करने तक अनगिनत काम करने पड़ते हैं। कटाई, मलनी, उसाई इनमें से चंद काम हैं। अब तीसरा पॉइंट है कि इसके बाद अनाज की नकल व हमल यानी इसे बेचने के लिए ले जाया जाता है और फरोख्त करना यानी बेचना और खाने की चीजें तैयार करने के लिए काम करने पड़ते हैं। तब गिजा हमारी रकाबी तक पहुंचती है ना बच्चों? अम्मी ये सब काम करती होंगी, आपने अभी देखा होगा करते हुए उन्हें। और अगला पॉइंट है कि खेत की तरह ही दूसरी गिजाई अशिया की पैदावार में भी कई लोगों की मेहनत होती है। और अगला पॉइंट है कि हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि गिजा बर्बाद ना होने पाए। तो इसे हमेशा जहन में रखें। कई लोगों की कोशिशों से हमें मुख्तलिफ गिजाई अशिया मिलती है। हमको इन सब का एहसानमंद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मश्क है बच्चों, क्या करेंगे भला? तो यहाँ पे हम मश्क हल कर लेते हैं। तो चलिए मश्क की तरफ। इसके लिए मैं ले लूंगी एक पेन और इसे आपको अंडरलाइन कर करके समझाते हुए चलती हूँ। रेड कलर का मैंने पेन ले लिया। तो बच्चों ये माहौल का मुताला हिस्सा 1 है, चौथी जमात का 8वां सबक, बेश कीमत अनाज। तो इसका हम सवाल जवाब हल करेंगे। तो पहले अलिफ में सवाल है, क्या करेंगे भला? पहाड़ी आमला। देखो पहाड़ी आमला हमारे घर तक कहाँ से आता है? दोस्त को इस बारे में मालूमात चाहिए। तो मालूमात लीजिए, मैं यहाँ पे दे रही हूँ। जवाब है पहाड़ी आमला उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भारत के दूसरे स्टेट के मुकाबले में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आमला के दरख्त की ऊंचाई 8 से 18 मीटर होती है। आमला एक साथ गुच्छों में पाए जाते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक तस्वीर दी है। ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल यानी लड़का और लड़की, इसमें क्वालिटी होती है। और फूलों का रंग भी इसका होता है हरा और पीला मिलाकर, और रंग पाए जाते हैं। और आंवला का जो जूस इसमें बनता है, मुरब्बा, अचार और कैंडी यानी चॉकलेट वगैरह, और जैम भी बनते हैं। तो सेहत के एतबार से ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आंवला आप लोग जरूर खाया करें। अब बे में है सवाल के मालूमात हासिल कीजिए। पहला सवाल है, समंदर के पानी से नमक बनता है, इस मुकाम को क्या कहते हैं? तो जवाब है कि गंजेरू इसे कहते हैं, फसल वाला तालाब भी कहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से खेती होती है और खेती होने के बाद इस तरह से नमक बन जाता है। ठीक है। दूसरा सवाल है, खेत में आलू की फसल लगाए
तो आलू जमीन के नीचे उगते हैं, मूली भी जमीन के नीचे उगती है। नबातात में से और कौन सी बसला नुमा यानी बल्ब नुमा जड़ें हासिल होती हैं? तो जवाब है यहाँ पर कि गाजर, कोन, शलजम, चुकंदर, बंडे, सुरन वगैरह। अब यहाँ पे तस्वीरों में भी आप देखोगे मूली, गाजर, ये है चुकंदर, ये शलजम, आलू, प्याज और ये है यहाँ पर चुकंदर। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीजें जमीन के अंदर होती हैं। इनका शेप देखो बिल्कुल बल्ब जैसा हो रहा है ना। तो आगे हम सवाल देखेंगे तीसरा, कंघी पीपा के क्या मानी है? किसान इसका इस्तेमाल किस लिए करता है? तो तीसरा जवाब हम देखेंगे, कंघी पीपा एक तरह का औजार है। इसे किसान जमीन को बराबर करने और कचरा कंकड़ को हटाने में इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये देखो, ये तस्वीर है। अगला सवाल चौथा है कि किसान तिफन नाम का औजार किस लिए इस्तेमाल करता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये औजार है जिसकी तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है। बच्चों देखो गौर से। तो तिफन जमीन जोतने के लिए बैलों के पीछे बांधा जाता था। अब ये काम ट्रैक्टर से किया जाता है। तो ट्रैक्टर के पीछे अब भी ये तिफन लगा हुआ ही होता है, तो जमीन वो आसानी से खोद देता है। अब आखिरी सवाल है यहाँ पर कि नींबू का रस शरबत तैयार करने के लिए कौन कौन सी चीजें दरकार होती हैं? तो हम देखेंगे यहाँ पर कि नींबू का शरबत शक्कर, नमक, नींबू के साथ तैयार किया जाता है और बनने के बाद इसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। देखो बच्चों, देखते ही पीने का मन करने लगा ना, मुझे भी। अब जिम में देखेंगे, नीचे दी हुई जदुल मुकम्मल कीजिए। अब बाजरे का क्या हो जाता है? भुट्टा। जवार का भी बनता है भुट्टा। गेहूं की बालियां होती हैं, चावल की भूसी और बाली होती है और मूंगफली के गुच्छे इस तरह से ये उगते हैं। इसकी जोड़ियां लग गई। दाल में हम देखेंगे, खाली जगह पुर कीजिए। पहला है जमीन की सतह डैश होते ही बोआई की जाती है, गर्म होते ही। दूसरा है भुट्टो से बाजरा के दाने अलग करने को डैश कहते हैं, उसाई कहते हैं। तीसरा है हवा के जरिए हल्का डैश उड़कर दूर हो जाता है, भूसा और दूसरा कचरा उड़कर दूर हो जाता है। ठीक है, ये जवाब है। चौथा है कुछ लोग जंगल में मिलने वाले आंवला, जामुन, बेर, करौंदे जैसे डैश जमा करके बेचते हैं, फल जमा करके बेचते हैं। पांचवा सवाल है अनाज की पैदावार और नकल व हमल करते वक्त मशीनें और गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, उन्हें चलाने के लिए डैश पर खर्च होता है, यानी नकल व हमल पर खर्च होता है, यानी इधर से उधर ले जाने के लिए जो गाड़ियां वगैरह इस्तेमाल की जाती है उसे नकल हमल कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और यहाँ पे गहना देखो किस तरह से किया जा रहा है, बैलों को चला के और उसमें से दाने निकाले जा रहे हैं, पहले ऐसा किया जाता था। अब हे में सवाल है कि मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला है कि वालिद जमीन की मुशक्कत किस तरह करते हैं? तो जवाब है कि मेरे वालिद किसान है, ट्रैक्टर को मुख्तलिफ औजार जोड़कर वालिद खेत के काम करने लगते। पहले खेत में हल चलाते, मिट्टी के ढेले फोड़ते, जमीन की सतह हमवार करके उसे फसल बोने के लिए तैयार करते। इस तरह वो खेती के काम करते। देखो इस तरह से हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल है 2, अनाज पूरे मुल्क में किस तरह पहुंचाया जाता है? 2 का जवाब है कि व्यापारी जो अनाज खरीदते हैं वो सारे मुल्क में बेचा जाता है, वो ट्रक या माल के जरिए हर जगह पहुंचाया जाता है। इसके लिए हमाल और ट्रक चलाने वालों की मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा नकल व हमल पर खर्च भी होता है। अगला सवाल है 3 कि गिजा क्यों बर्बाद नहीं करना चाहिए? तो जवाब है कि अनाज खरीदने के बाद उसे संभाल कर रखना पड़ता है ना। हमारे घर तक अनाज आने के लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, इतने लोगों की कोशिशों और मेहनत से गिजा तैयार होती है, इसलिए हमें जाये नहीं करना चाहिए अनाज को। तो ये देखिए, संभाल के खाइए, जरूरत भर का खाइए। आखिरी सवाल है 4 कि घर में अनाज आने के बाद रोटी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो यहाँ पर देखिए, घर में अनाज आने के बाद रोटी बनाने के लिए आटा गूंदना पड़ता है, रोटी बनाकर उसे सेकना पड़ती है, ईंधन यानी गैस वगैरह का, चूल्हे का खर्च भी होता है, तब कहीं जाकर नाहिद और आमिर के रकाबे में रोटी आती है। यानी हमें भी इसी तरह सब प्रोसेस से जाना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है, फिर उसको सफाई करनी पड़ती है, फिर पिसवाना पड़ता है। अब वाव का सवाल है कि जोड़ियां लगाइए। ठीक है, तो जोड़ियां लगाना है अलिफ से बे के तरफ। पहला है नमक, नमक को हम मिलाएंगे समंदर से, क्योंकि ये समंदर से पाया जाता है। ठीक है,
दूसरा है गन्ना। गन्ना को हम क्या करते हैं, खेतों से निकालते हैं, खेतों से, है ना, खेतों में मिलता है। अब मखाने, तीसरा है मखाने। मखाने हमें मीठे पानी में मिलते हैं, ये इसकी खेती जो है मीठे पानी के अंदर ही होती है। चौथा है बेर। बेर हमें कहाँ से मिलता है, तो ये भी हमें जंगल से मिलता है, बेर। ठीक है। अब सब्जियां, पांचवा क्या है, सब्जियां। सब्जियां हमें कहाँ से मिलती है, खेतों में ही मिलती है, ये भी हमें। ठीक है। तो ये सारे जवाबात हो गए, यानी जोड़ियां लग गई। तो बच्चों, आपको हमारा यहाँ पे सबक कैसा लगा और सभी सवाल जवाब अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही हौसला मिलता है। और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में बहुत ज्यादा शेयर करो बच्चों, ताकि बहुत सारे बच्चों को ये सारे फायदे हों कि उन्हें भी घर बैठे आसानी से कोई डाइजेस्ट ना खरीदते हुए कामयाबी मिले। और कोई भी डाउट हो ना इस सबक से, सवाल जवाब में भी, तो आप कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।